नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल प्राइम में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी हिमाचल की तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री सुक्खू का विपक्ष पर पलटवार सामने आया। स्कूलों को डिनोटिफाई करने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केवल बिना छात्रों के स्कूल को ही बंद किया है। जनता के समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलेगी, विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होगा। तो आपको बता दें कि जिन स्कूलों को बंद किया गया है उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। अब इसी पर स्टेटमेंट दिया है मुख्यमंत्री ने। दिन पहले के जिसमें एक भी बच्चा नहीं था, तो जिसमें एक भी बच्चा ना हो वो 200 संस्थान ऐसे थे जहां बच्चा एक नहीं पर टीचर जरूर था, एक आधा टीचर था। रामपुर में तो क्या था कि 2 बच्चे थे और 5 टीचर थे। तो अभी शिक्षा मंत्री ने इस बारे में आपको बताया है। और हम क्वालिटी एजुकेशन और कोई बच्चा पढ़ाई से महरूम ना रह जाए, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। तो स्कूलों को डिनोटिफाई करने पर यह बयान दिया है। लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा था कि स्कूलों को बंद कर रही है सुक्खू सरकार, जिस पर खुद मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा यह बात कही है कि जहां पर छात्रों की संख्या बहुत कम है उन्हीं स्कूलों को बंद किया जा रहा है, और जहां पर लिमिटेड छात्र हैं और स्कूल ज्यादा है वहां पर स्कूलों को क्लब किया जा रहा है। विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होगा, सरकार के कहने पर ही जो कांग्रेस की सरकार है वो चलेगी, ये उन्होंने कहा है। तो विपक्ष लगातार हमलावर है। जो बयान ये लगातार स्कूलों को देकर दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, बार बार ये कहा जा रहा है कि छात्रों की साथ खिलवाड़ कर रही है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है सुक्खू सरकार, जिस पर अब पलटवार ये किया है मुख्यमंत्री सुक्खू ने। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा लिमिटेड है या फिर बहुत कम छात्र हैं, और बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीचर्स का अभाव है लेकिन छात्र वहां पर ज्यादा हैं, तो सभी चीजों को मैनेज किया जा रहा है। और ऐसे स्कूल जहां पर छात्रों की संख्या ना के बराबर है उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होगा। विपक्ष चाहे जितने भी आरोप लगाएं, ये कुछ नहीं होने वाला। जो सरकार है वो जनता के लिए काम कर रही है, और स्कूलों को डिनोटिफाई जो किया जा रहा है उसी पर यह स्टेटमेंट दिया है। केवल बिना छात्रों के जो स्कूल हैं उन्हीं को ही बंद किया जा रहा है, या फिर जहां पर बहुत लिमिटेड छात्र हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक राणा इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, डिनोटिफाई को लेकर अब यह पलटवार आया है मुख्यमंत्री का, जो स्कूलों को डिनोटिफाई किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां पर छात्रों की संख्या या तो बहुत कम है या फिर जिन स्कूलों में छात्र नहीं है उनको बंद किया जा रहा है। और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है सुक्खू सरकार। बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री ने जो बंद के हेलीपैड में तो कहा कि हमने जो कार्यालय है, संस्थान है, शिक्षण संस्थान को डिनोटिफाई नहीं किया है, बल्कि जो बीजेपी सरकार द्वारा जो चुनाव से 6 महीने पहले जो उन्होंने संस्थान खोलने की घोषणा की थी उनको बंद किया है। और जबकि जो संस्थान बिल्कुल जो जहाँ पर शिक्षक हैं और विद्यार्थी नहीं है, वहाँ के संस्थानों को जो है बंद किया है। जी, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है लगातार बिना मतलब का हो हल्ला कर रहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बात भी रखी है कि हम क्वालिटी पर ध्यान दे रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि देखिए छात्रों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। वो कह रहे हैं हमें क्वांटिटी नहीं देखनी, हमें क्वालिटी देखनी है। बेहतर शिक्षा अगर छात्रों को मिलेगी तो उनका भविष्य सुनहरा होगा, वो आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का कहना है कि छात्रों के लिए जो बेहतर शिक्षा के प्रबंध जो है किए जाएंगे। इसी कड़ी के तहत जो है जो जिन संस्थान जो हिमाचल प्रदेश में काफी ऐसे संस्थान है जहां पर जो है बच्चे नहीं है और शिक्षक मौजूद हैं, उन संस्थानों को जो है मर्ज किया जा रहा है, दूसरे अन्य स्कूलों में मर्ज किया जाएगा, जिसके तहत जो अच्छे स्कूल हिमाचल में होंगे। यह दावा जो है मुख्यमंत्री ने आज सुजानपुर में किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन धरातल में तस्वीरें क्या कहती हैं? क्योंकि अक्सर हम कई बार देखते हैं मैदानी क्षेत्रों में तो आपको बहुत बेहतर स्कूल नजर आएंगे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकांश स्कूल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खंडर में तब्दील हो चुके हैं, या फिर बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे हैं, वहां पर टीचर नहीं है पढ़ाने वाला, या फिर एक टीचर के भरोसे पूरे के पूरे छात्र रहते हैं। एक्चुअल में तस्वीरें क्या कहती हैं, खासतौर से पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें? जी देखिए, ग्राउंड में जो रिपोर्ट है कुछ ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे स्कूल है। हम अगर हमीरपुर जिला की बात करें तो यहाँ पर भी जो है एक शिक्षक के सहारे जो है 5 क्लासें पढ़ाई जाती है।
और जहां पर जो है कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर जो है 5 से 10 बच्चे ही स्कूल में हैं और शिक्षक जो है 3 से 4 अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन ऐसे संस्थानों को जो मुख्यमंत्री ने डिनोटिफाइड का जो फैसला लिया, जो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सराहनीय फैसला है मुख्यमंत्री का। जी बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरह से इस पर विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है या फिर विपक्ष एक दबाव यह बना रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, डिनोटिफाई स्कूलों को किया जा रहा है, क्या कोई सुझाव भी विपक्ष की तरफ से ऐसे रखे गए हैं ताकि जो शिक्षा के क्षेत्र को और बेहतर बनाया जा सके, या सिर्फ आलोचना की जा रही है? जी, लगातार जो विपक्ष हमीरपुर में भी जो है सवाल उठा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो है आते ही जो है इतने सारे जो कार्यालय है डिनोटिफाइड किए हैं जिससे कि जनता को लाभ नहीं, जिससे कि जनता को लाभ मिलेगा। मतलब मगर मुख्यमंत्री ने जो फैसले लिए हैं वो गलत फैसले लिए हैं, उसका भी भरपूर जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। और भाजपा ने जो है हस्ताक्षर अभियान भी जो है ये छेड़ा गया है इसके खिलाफ। जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल के स्कूलों को डिनोटिफाई करने को लेकर एक बड़ा खुलासा इसमें हुआ। यह खुलासा खुद शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने किया है। दरअसल प्रदेश भर में डिनोटिफाइड संस्थानों को लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश का सुक्खू सरकार को घेरने की जो स्ट्रैटेजी बना रही है, ऐसे में शिक्षा मंत्री ने आकर डिनोटिफाई प्रक्रिया से जुड़े तमाम सवालों के जवाब उन्होंने खुद दिए हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक का ही अभाव, शिक्षकों के पद खाली, शिक्षा की बदहाली। हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में दूसरे नंबर पर होने का दावा करता है। लिहाजा प्रदेश में 15,313 सरकारी स्कूल हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि सरकार ने प्रदेश में स्कूल तो खोल दिए हैं, लेकिन इन स्कूलों में ना शिक्षक हैं, ना ही छात्र। ये स्कूल मात्र इमारत ही बनकर रह गए हैं। ऐसे में 3,000 ऐसे भी स्कूल हैं जो केवल एक ही शिक्षक के सहारे चल रहे हैं, जबकि 286 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई भी छात्र नहीं है, जबकि शिक्षक तैनात कर दिए हैं। और तो और प्रदेश में 12,000 शिक्षकों के पद भी खाली चल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश में शिक्षकों की कमी को लेकर वर्तमान की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पूर्व की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरे प्रदेश में जयराम सरकार ने अपने अंतिम 3-4 महीनों में 920 सरकारी संस्थान खोले थे। उसमें शिक्षा विभाग भी अछूता नहीं था। 320 के आसपास शिक्षा विभाग में भी भिन्न भिन्न स्कूल्स खोले गए, चाहे वो प्राथमिक पाठशालाएं थी, मिडिल स्कूल्स थे, हाई स्कूल्स थे, चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे। उद्देश्य ज्यादातर तो राजनीतिक लाभ लेने का था। उसमें भी हमारी सरकार ने एक फैसला लिया है कि हम स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए निर्णय करेंगे, और जो एक सहमति बनी है उसमें हमने इन स्कूलों में, जिन प्राइमरी स्कूल में आपकी संख्या स्टूडेंट्स की 10 से ऊपर है, वो आपके फंक्शनल रहेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पूर्व जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में पूर्व की 5 सालों के दौरान शिक्षा का स्तर काफी गिरा दिया गया है। पूर्व सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए जगह जगह स्कूल तो खोल दिए, जिसको लेकर सुक्खू सरकार ने स्कूलों की समीक्षा की और स्कूलों में छात्रों की संख्या को देखते हुए उन्हें बंद करने का फैसला लिया है। बकौल शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जिन प्राइमरी स्कूलों में छात्रों की संख्या 10 से ऊपर है उन्हें बंद नहीं किया जाएगा, जबकि मिडिल स्कूल जहां छात्रों की संख्या 15 से ज्यादा है उन्हें भी बंद नहीं किया जाएगा, और हाई स्कूल जहां छात्रों की संख्या 20 है उन स्कूलों को सरकार बंद नहीं करेगी। इसी तरह सीनियर सेकेंडरी स्कूल की संख्या 32 रखी गई है, जबकि 65 छात्रों वाले कॉलेजों को सरकार बंद नहीं करेगी। प्राइमरी स्कूल में आपकी संख्या स्टूडेंट्स की 10 से ऊपर है, वो आपके फंक्शनल रहेंगे। मिडिल स्कूल के लिए स्ट्रेंथ स्टूडेंट्स की हमने 15 की रखी है। हाई स्कूल में ये संख्या हमने 20 रखी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ये संख्या 25 रखी है। जो शिक्षा विभाग के अपने पैरामीटर्स होते हैं उसके अनुसार
प्राथमिक पाठशाला के लिए कम से कम 25 बच्चे चाहिए, हाई स्कूल के लिए आपको 40 बच्चे चाहिए और 60 बच्चे हमारे को सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हमने पैरामीटर रखा था। लेकिन हमारा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, फारफ्लंग एरियाज है, इसमें एक लिबरल सोच आगे रखते हुए हमने ये जो पैरामीटर्स उसमें रिलैक्सेशन देते हुए इन स्कूल्स को जिनकी संख्या इतनी होगी वो आपके फंक्शनल रहेंगे। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने स्कूलों में छात्रों को दी जाने वाली वर्दी में भी बदलाव किया है और अब स्कूलों में छात्रों को शिक्षा विभाग की ओर से वर्दी नहीं दी जाएगी, बल्कि सीधे ही अभिभावकों के खाते में सरकार पैसे डालेगी और अब अभिभावक ही बच्चों के लिए वर्दी खरीदेंगे। इससे पहले अब तक शिक्षा विभाग की ओर से छात्रों को वर्दी मुहैया करवाई जा रही थी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पारदर्शिता लाने को लेकर इस नई व्यवस्था को अपनाया जा रहा है। शिमला से जनता टीवी के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट। और वहीं नूरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और घरेलू एलपीजी और कमर्शियल एलपीजी के रेट को बढ़ा देने को लेकर आम जनमानस पर महंगाई का जोरदार प्रहार बताया है। सुदर्शन शर्मा ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि आम जनमानस को 400 रुपए प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी का भी प्रावधान था, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने इसकी दरों में वृद्धि कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही कांग्रेस कार्यकर्ता एलपीजी, घरेलू सिलेंडर और कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ी कीमत के विरोध में ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। और वहीं हिमाचल प्रदेश के युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नाहन में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई फैसलों के बारे में जनता से सीधी बात भी की है और साथ ही ग्रामीण स्तर पर रूरल ओलंपियाड आयोजित करने और साथ ही हरियाणा के खेल मॉडल को अपनाने जैसे कई बड़े ऐलान भी किए हैं। हिमाचल प्रदेश के युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नाहन में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की, जिसमें विक्रमादित्य सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित भी किया और ग्रामीण स्तर पर सरकार की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से रूरल ओलंपियाड आयोजित करने का ऐलान भी किया कि हम एक ग्रामीण स्तर पे एक रूरल ओलंपियाड गेम्स हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जो हमारा अगले साल से अभी जो हमारा अगला वित्तीय वर्ष होगा उससे हम उसमें प्रदेश में लागू करने का प्रयास करेंगे और आपके ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर आपके प्रदेश स्तर तक, मगर उसमें एक चीज होगी, क्रिकेट नहीं होगा। क्रिकेट को छोड़ के बाकी सारी ग्रामीण गेमों को उसमें जो है वो हम उसमें प्राथमिकता देंगे और वो गेम्स हमारे जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से खिलवाई जाएगी। उसका बाकायदा एक स्पोर्टिंग कैलेंडर बनाया जा रहा है। खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में खेलों में किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होगी। प्रदेश के भीतर खेल संघों की कमान पूर्व में रहे खिलाड़ियों को ही सौंपी जाएगी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश पड़ोसी राज्य हरियाणा का खेल मॉडल अपनाएगा और उसी तर्ज पर प्रदेश के खिलाड़ियों को सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएंगी, जिसको लेकर खेल महकमे के अधिकारियों को हरियाणा का खेल मॉडल स्टडी करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। हमने अपने अधिकारियों से निवेदन किया कि वो जाकर पूरे प्रदेश देश के जो स्पोर्टिंग मॉडल्स हैं, खास करके हरियाणा का मॉडल है। आप जानते हैं जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का जो कॉम्पिटिशन होते हैं, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के आते हैं। इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि वहाँ का मॉडल पढ़े, ताकि अभी जो हमारा अगला साल का पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी आएगी, उसको हम पूरी तरीके से तब्दील करने जा रहे हैं। और मेरा तो ये निवेदन रहेगा, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने इसमें बात करी है कि खेलों में पूरी तरीके से हमको राजनीति को पीछे कर जितने हमारे संगठन है, एसोसिएशन है अलग अलग प्रदेश के अंदर, उसमें केवल स्पोर्ट्स पर्संस को आगे लाना चाहिए, जिन्होंने नेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। विक्रमादित्य सिंह ने बतौर लोक निर्माण मंत्री भी लोगों को संबोधित किया और पूर्व सरकार के समय को याद दिलाते हुए कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की सड़कें बदहाल हुई और जब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सड़कों की हालत को जानने की कोशिश की तो 10 घंटे के भीतर
12,000 से ज्यादा लोगों ने खस्ताहाल सड़कों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। और खास करके लोक निर्माण विभाग द्वारा भी जो कार्य चल रहे हैं, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक बैठक शिमला के अंदर करी थी, जिसमें सारे अधिकारी पीडब्ल्यूडी विभाग के वहाँ पर आए थे, सारे एससीज, हमारे चीफ इंजीनियर्स और एक्सीएंस, और ख़ास रूप से सिरमौर में जो विकास के कार्य चल रहे हैं, चाहे हमारे नाबार्ड के माध्यम से चल रहे हैं, पीएमजेएसवाई के माध्यम से चल रहे हैं, उसकी हमने पूरी रूपरेखा बांधी है और आने वाले समय में उसको और गति देने के लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। काफ़ी समय से यहाँ पे जो हमारा एससी का जो हमारा पद है पीडब्ल्यूडी का, वो भी रिक्त खाली था, उसके लिए भी हमने आदेश जारी कर दिए हैं। अगले 2-3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति के बाद यहाँ पे एससी की पोस्टिंग भी, फुल टाइम पोस्टिंग जो है वो नाहन के अंदर हो जाएगी। ऐसे में अब सड़कों की हालत को सुधारा जा रहा है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया है कि अकेले सिरमौर जिले में करोड़ों रुपए के विकासात्मक कार्य चल रहे हैं और सड़कों को सुधारने की दिशा में काम किया जा रहा है। जनता टीवी के लिए नाहन से देवेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। और वही मंडी से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने अपने और कांग्रेस नेताओं के साथ अच्छे संबंध पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों से अच्छे संबंधों की वजह से सदर हलके में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मात्र 2 महीने के कार्यकाल में कई सड़कें सदर हलके में ये दी गई हैं और इसके साथ ही शहर से जेल को शिफ्ट करने और साथ ही पार्किंग और खेल कॉम्प्लेक्स बनाने के अलावा शहर में बाईपास बनाने की योजना भी आगे बढ़ी है। अनिल शर्मा ने यह भी कहा है कि इसके लिए जब उन्होंने प्लानिंग की और बैठक में सीएम सुक्खू से बात की तो उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर मंडी में होने वाले जरूरी विकास कार्यों के लिए ग्रांट देने की बात कही है। नालागढ़ की भाखड़ नहर में शिमला के 2 युवकों के डूबने का मामला यह सामने आया है। घटना नेशनल हाईवे के पास की है। दोनों युवक शिमला के रहने वाले यह बताए जा रहे हैं। डूबे युवकों की तलाश जारी है और जांच अधिकारी धर्मचंद ने बताया कि कुल 3 युवक इस क्षेत्र में घूमने के लिए आए थे, जिनमें से 2 भाखड़ा नहर में ये गए और जिनमें से एक युवक हाथ धोने के लिए नहर में उतरा और पानी में वो गिर गया और इस बीच दूसरे युवक ने उसे बचाने की कोशिश की और वो भी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया। फिलहाल दोनों युवकों की तलाश जारी है। और वहीं पांवटा साहिब अवैध खनन माफियाओं का गढ़ ये बनता जा रहा है। बीते दिनों सामने आई तस्वीरों के बावजूद भी प्रशासन बिल्कुल जागने को तैयार नहीं है, ना ही खनन रुका है। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक तरफ तो यह खनन अवैध है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन की लापरवाही बेशक हैरान कर देने वाली है। माइनिंग और वन विभाग की सरपस्ती में माटी को यह लगातार खोदा जा रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर दौड़ते इन ट्रकों की तस्वीरों को देखिए। ये कोई मॉन्स्टर ट्रक रेस की वीडियो नहीं, बल्कि अवैध खनन माफियाओं की वायरल फुटेज है। इसे देख आप खुद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये ट्रैक्टर चालक बेफिक्र होकर नदियों में खनन कर रहे हैं। हाँ, इस सब में एक बात की ईमानदारी है, प्रशासन संग मिली भगत की। माइनिंग विभाग के अधिकारियों और ट्रैक्टर चालकों के बीच साठ-गांठ के कई मामले सामने आ चुके हैं। कई वीडियोस भी वायरल हो चुकी हैं, लेकिन हालात वहीं के वहीं। ये वीडियो IIM सिरमौर के पास यमुना नदी का है, जहां जमकर अवैध खनन किया जा रहा है। यहां पर वन विभाग की जमीन पर ट्रैक्टर चालक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्रैशर चालकों की अधिकारियों के साथ साठगांठ होने की वजह से वन विभाग की भूमि पर खनन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर उगे दर्जनों पेड़ माफियाओं की भेंट चढ़ चुके हैं, लेकिन माइनिंग विभाग फिर भी चुप्पी साधे बैठा है। पांवटा साहिब में खनन माफियाओं ने इतना आतंक मचाया हुआ है कि यहाँ पर यमुना नदी में स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये तमाम बातें हम नहीं कह रहे, बल्कि स्थानीय लोगों की ओर से कई बार SDM को लिखित रूप में दर्ज शिकायतों और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कही गई हैं। एक तरफ तो ये खनन अवैध है ही, लेकिन इसको लेकर पुलिस और प्रशासन की लापरवाही बेशक हैरान कर देने वाली है। माइनिंग और वन विभाग की सरपरस्ती में माटी को खोदा जा रहा है। यहाँ तक कि ये रेत बजरी माफिया दिन दहाड़े खनन सामग्री को उत्तराखंड तक पहुँचा रहे हैं, जिससे हिमाचल सरकार को रॉयल्टी का डायरेक्ट चूना लग रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इस पर रोक लगती है या हर बार की तरह इस बार भी नियम खनन की धूल में धूमिल होते रहेंगे। जनता टीवी के लिए पांवटा साहिब से रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।